हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष। और जैसा कि मैं बताया था मॉर्निंग सेक्शन में पॉलिटी की क्लास होगी, तो मैं हाजिर हूँ पॉलिटी के लिए। और देखिए सोर्स में क्या यूज कर रहा हूँ, फिलहाल 11th क्लास की एनसीईआरटी। इसके अलावा एनसीईआरटी से बियॉन्ड भी मैं जाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे कम्पिटिटिव एग्जाम वाले जुड़े हुए हैं। आपका जो भी चैप्टर मैं कराता जाऊँगा प्रीवियस ईयर, जैसे बहुत सारे लोग हैं बीपीएससी वाले, खासे तौर पे बीपीएससी, जेपीएससी, एमपीपीएससी, तो इनके लिए मैं खासे तौर पे जो भी प्रीवियस ईयर आया हुआ है उनका है पेपर जरूर मैं आपको बताता चलूँगा कि इस पे आपको फोकस करना होगा। यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है, तो ध्यान रखिएगा एक एक करके। सबसे पहले अब मैं बताऊँ कि भारत की संविधान क्यों जरूरत पड़ी, किसी भी संविधान की, कब बनी संविधान, कैसे बनाई गई संविधान, कौन उसके सदस्य बने, कितने सदस्य बने, कैसे काम करती है संविधान, और आज संविधान की प्रासंगिकता क्या है। इस चैप्टर में इतनी सारी चीज़ों का आपको जवाब दूंगा। और अगर देखेंगे संविधान की आपकी समझ विकसित होने लग जाएगी, तब आप डिमांड करेंगे न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, फिर आप देखते होंगे 4th अंग सरकार का मीडिया कहलाता है। फिर उसी तरह से संसद का 3 अंग मिलेगा, आप देखेंगे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, फिर आप राज्य स्तर पे वही देखेंगे विधानसभा। तो सारी चीज़ें एक एक करके बिल्कुल क्लियर होता चला जाएगा। फिलहाल मेरे साथ बने रहिए और मैं बताता हूँ। देखिए भारत का संविधान, इससे मैं शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूँगा भारत का। तो इतिहास अगर आप देखेंगे, सबसे पहले हमारे यहाँ जो ब्रिटिश इंडिया कहलाता है, उसमें आपको पता होगा कि अंग्रेज के अधीन थे हम गुलाम थे उनके, और वो लगभग 200 सालों तक हमारे यहाँ शासन किया। उसी दौरान बहुत सारे एक्ट जो आते थे, आप पढ़े होंगे 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का फिर एक एक्ट वगैरह देखेंगे। तो उससे बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आए, और उन एक्ट से भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अपने संविधान में शामिल किया। मैं बाकायदा बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ हमने कहाँ से उठाया है। दूसरी बात, जब ये लोग थे तो इसी समय आता है 1946 के आसपास का दौर, और उसके पहले अगर मैं कहूँ तो स्वराज पार्टी का सदस्य एम.एन. रॉय सबसे पहले 1934 में संविधान की मांग की। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट जब आया था, तब भी जिक्र होता है कि हमें एक संविधान चाहिए, एक दस्तावेज चाहिए। इसके बाद फाइनली 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा जाता है भारत, और ये कैबिनेट मिशन एक संविधान सभा का निर्माण करती है। उस संविधान सभा के बारे में हमें बहुत डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि उसी संविधान सभा से हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के लंबे टाइम के बाद एक बनकर हमारे सामने आता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया जाता है। उसके तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 से यह संविधान लागू होता है। जो लाइन में बोल रहा हूँ ये भी क्वेश्चन का हिस्सा रहा है पहले। बहरहाल देखिए एक एक करके। सबसे पहले संविधान क्यों बनाया जाना चाहिए, इसका जवाब दूंगा। कैसे बनना है, कब बनाया गया है, इसकी प्रासंगिकता क्या है। तो सबसे पहला सवाल क्या है कि क्यों होना चाहिए, तो संविधान की क्या आवश्यकता है। पहली बात मैंने आपको 5 पॉइंट इसमें से बताऊंगा। पहला क्या बताया कि संविधान तालमेल बढ़ाता है। किस स्तर पे तालमेल बढ़ाता है? सांस्कृतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे। अगर तालमेल नहीं होएगा तो एक दूसरे के लोग खिलाफ होंगे, इस वजह से एक दूसरे में सामंजस्य की स्थिति होना जरूरी है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि समाज को बुनियादी बेसिक नियमों, बेसिक रूल से अवगत कराता है, जिससे सामाजिक विश्वास और सामाजिक समन्वय बरकरार रहता है। इसका मतलब किसी भी समाज को सही तरीके से चलाने के लिए कोई ना कोई नियम होना चाहिए। वही नियमों का एक दस्तावेज तैयार किया गया हमारी संविधान, और इसी संविधान के तहत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आज कार्यरत है। ठीक, अब आप अगली बात समझिए। दूसरी पॉइंट है निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ाता है। जी हाँ, संविधान के आधार पर ही राज्य निर्माण और शासन की व्यवस्था चलाई जाती है। अभी भी मैंने आपको मेंशन किया कि जो हमारे यहाँ विधायिका है, विधि का निर्माण करते हैं या किसी भी कानून का निर्माण करती है, कानून में संशोधन करने की काम करती है, संविधान के तहत ही करती है। उसके बियॉन्ड जाके कुछ भी नहीं होता। समझ पा रहे हैं? इसीलिए बोल रहा है कि आधार पर राज्य निर्माण और शासन व्यवस्था चलाई जाती है। दूसरी बात, कानून का निर्माण की अभी मैंने बात किया, तो कानून निर्माण और कानून में संशोधन करने का हक किसके पास है, अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, राज्य स्तर में देखेंगे तो वहां पे भी जो विधायिका होता है वो करता है ये सारी काम, लेकिन केंद्र के स्तर पे संसद का होता है। अब देखिए, समाज में निर्णय लेने का अधिकार को बढ़ावा देता है। आप समाज में अगर जी रहे हो तो आपको बहुत सारी सिचुएशन ऐसा आएगा जब आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर कुछ निर्णय लेना होगा, तो भी आप कानून के तहत ही आकर कुछ काम करेंगे। कानून के बियॉन्ड जाएंगे तो आपको सजा हो सकती है।
नियमों के खिलाफ आप काम नहीं कर सकते। तीसरी बात है, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाती है। देखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि सरकार कई बार आपके सामने निरंकुश होती नजर आएगी अपनी बात के लिए, लेकिन सर यहाँ पे हमारे संविधान में सरकार के ऊपर ठीक ठाक अंकुश लगाने की कोशिश की गई है। आप देखेंगे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट आपको दिया गया है। कोई भी आपका फंडामेंटल राइट में अगर हस्तक्षेप करता है, आप सीधे आर्टिकल नंबर 32 से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नॉक कर सकते हो और आपको त्वरित निर्णय या त्वरित न्याय आपको दिया जाएगा। तो सरकार की निरंकुशता पर क्या करता है, रोक लगाता है। दूसरी बात, नागरिक की मूल अधिकार की सुरक्षा हेतु, मतलब वही फंडामेंटल राइट मूल अधिकार की सुरक्षा के लिए है। तीसरी बात, सरकार की शक्ति को सीमित करने के लिए ही मूल अधिकार दिया गया है। वही बात है लगभग। फंडामेंटल राइट्स क्या हो सकता है, जैसे आप भाषण दे सकते हो, कहीं भी खड़ा होकर स्पीच दे सकते हो, आर्टिकल नंबर 19 को, ठीक। दूसरी बात देखेंगे, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। तीसरी बात, अंतरात्मा पर कार्य करने की स्वतंत्रता, अगर आपके मन में कोई काम करने की इच्छा हो रही है और वो उचित है तो आप कर सकते हो, आपको ये फंडामेंटल राइट के तहत अधिकार दिया गया है। इन्हें राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है। देखिए जब भी इमरजेंसी हमारे देश में लागू होगा तो वैसे टाइम पे क्या किया जाएगा, कुछ जो मूल अधिकार दिए गए हैं उस पे अंकुश लगाया जा सकता है, और ये भी आपके हित में किया जाता है एक्चुअली, ठीक है। कई बार देखे होंगे इमरजेंसी की सिचुएशन आती है देश में, तो ऐसे में क्या करता है कि मूल अधिकार आपका, जैसे अभी घूमने का मन कर रहा होगा बहुत लोगों को, तो कोरोना की महामारी में सरकार ने बैन लगाया है, आपकी मूल अधिकार है घूमना फिरना, तो अप्रत्यक्ष रूप से है ये, मतलब ये नहीं कहा गया कि एकदम नहीं जाना है, लेकिन आपकी भलाई के लिए ये स्टेप लिया गया है। अगली बात देखिए, समाज की आकांक्षाएं एवं लक्ष्य, तो देखे होंगे आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डीपीएसपी, इसमें बोला जाता है कि ऐसा समाज का निर्माण हो जहां भेदभाव ना हो, जैसे रिलीजन धार्मिक स्तर पे। दूसरा, सेक्स मतलब लिंग, पुरुष हो महिला हो ट्रांसजेंडर हो, इन सब पे कोई भेदभाव ना हो। दूसरी बात, न्यायपूर्ण समाज हो, इसका मतलब कोई भी किसी को सताए ना, सबका समान अधिकार हो, इस तरह से समानता को बढ़ावा देने के ऊपर बल दिया जाता है। और आखिरी इसका है पांचवा, राष्ट्र की बुनियादी पहचान राष्ट्र की संविधान से होता है। बिल्कुल, किसी भी राष्ट्र की अगर देखेंगे उसकी पहचान उसकी संविधान उसकी कॉन्स्टिट्यूशन से ही होती है। इसका मतलब उसकी संविधान में अगर अच्छी अच्छी बातें हैं, लोग उसे फॉलो करते हैं, वो राष्ट्र महान जरूर बनेगा, ठीक। तो देखिए भारत में क्या है, भारत संविधान एक नैतिक पहचान भी देता है, बिल्कुल देता है। हमारे यहाँ देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी बात नहीं लिखी है जो किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, किसी भी वर्ग को चोट पहुंचाता हो, सबके लिए समानता की बात करता है। दूसरी बात, मूल अधिकारों की रक्षा करता है। बिल्कुल, अभी आपको बता रहा था कि आपके फंडामेंटल राइट की रक्षा करेगा। जब मैं आर्टिकल 32 बताऊंगा उसमें देखिएगा रिट दिया गया है, और वो 5 रिट है, बताऊंगा बकायदा जब जहां पे आएगा जरूरत उसका। केंद्र राज्य के मध्य संबंध से राष्ट्र की पहचान बनता है। आप देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की शक्तियां अलग अलग है, ठीक है। आप पढ़े होंगे संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इस तरह से शक्तियों का यहाँ विभाजन किया गया है। जो भी फंड आता है, जो भी आप पे करते हो टैक्स वगैरह, वहाँ पे भी देखेंगे, जैसे जीएसटी अभी देख रहे होंगे, सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, तो ये सारी चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन भी है, बंटवारा भी है। तो वही बोल रहा है कि केंद्र और राज्य के मध्य संबंध से राष्ट्र की पहचान बनता है। अगर केंद्र और राज्य के बीच समानता नहीं हो, मतलब संघर्ष हो, तो ऐसे में क्या होगा, संघर्ष अगर बढ़ जाएगा तो कभी भी वो राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में रिलेशन अच्छा होना चाहिए, दोनों में संबंध अच्छा होना चाहिए। अगली बात की तरफ चलूं तो मैं बताऊंगा विश्व में सर्वाधिक सफल संविधान। देखिए 3 राष्ट्रों को मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट करा है, एक है यूएसए, दूसरा इंडिया, तीसरा अफ्रीका। ये बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ है इनका कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि एक लंबे लड़ाई के बाद, स्वतंत्रता के एक बड़ी आंदोलन के बाद इन्होंने आज़ादी प्राप्त की और संविधान का निर्माण किया। ऐसे में क्या हुआ कि जनता की जो भी हित था उनका ख्याल रखते हुए उस चीजों को उसमें शामिल किया गया। इसी वजह से इनका संविधान, मतलब इन देशों का संविधान ज्यादा सफल है। फिलहाल मैं बात करूं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको पढ़ना है, तो भारतीय संविधान में क्या होगा, भारत में कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। ये कई बार सवाल उठता है, यहां से ध्यान रहे, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। कब आया कैबिनेट मिशन, तो बोलेंगे आप 1946 में। इसका अध्यक्ष कौन थे, क्रिप्स। ध्यान रहे ये 3 सदस्य थे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एक तो क्रिप्स है, एक अलेक्जेंडर है, और
एक लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, 3 लोग हैं इसमें। तो जो अध्यक्ष कौन है वो पूछता है कि 3 सदस्य था लेकिन अध्यक्ष कौन है, तो आपको ये दिमाग में जरूर रखना चाहिए। बीपीएससी ये भी पूछा कि कब आए, बीपीएससी ये भी पूछा कि कब कौन आया था, बीपीएससी ये भी पूछा कि कितने सदस्य थे, तो कैबिनेट मिशन के पीछे ही नजर आ रहा है। दूसरी बात, संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया, ठीक है, और अविभाजित भारत, इसका मतलब उस समय भारत का विभाजन नहीं हुआ था, समझ पा रहे हैं, तो नहीं हुआ था। उस समय सदस्य कितने, 1900 सदस्य बने, तो कौन बने, 1935 की प्रांतीय विधानसभा से चुना गया। आपको पता होगा कि 1935 में जब 1935 की अधिनियम से एक हमारे यहाँ चुनाव हुआ 1937 में, और 1937 के चुनाव में देखेंगे 11 प्रांतों में चुनाव होता है, 8 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनती है। वो जब बढ़ाऊंगा तब की बात है। तो फिलहाल 1935 की जो विधानसभा था वहां से अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों को चुनकर समानुपातिक और एकल संक्रमतीय मत पद्धति से चुनकर क्या हुआ, सदस्य बनाया गया। सभी वर्गों से सदस्य को लिया गया। और अध्यक्ष कौन बने, अस्थायी तौर पे और अस्थायी तौर पे। देखिए कई बार क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अध्यक्ष कौन थे, जैसे बीपीएससी सीधा लिखेगा कि इसके सदस्य कौन थे। अब अस्थायी पूछ रहा है या अस्थायी पूछ रहा है, दोनों ऑप्शन रहता है, आप क्या टिक करोगे। ऐसे में लाजमी है आप राजेंद्र प्रसाद की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि यही अस्थायी रूप से थे, लेकिन वो कई बार आंसर बदल देता है, ठीक है, तो इसमें किसका जोड़ नहीं चलता यार। अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा है, और ये कब बने थे मैं आपको ये जरूर डेट बताऊंगा क्योंकि डेट भी पूछा जाता है। ये बने थे 9 दिसंबर 1946 और ये बने थे राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946। तो ये दोनों बात आपको याद रखना है, ठीक है। उपाध्यक्ष एक थे, उनका नाम है एच.सी. मुखर्जी। तो कई बार अध्यक्ष से क्वेश्चन आ जाएगा, कई बार अस्थायी अध्यक्ष पूछ देगा, कई बार अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा, कई बार अस्थायी कब बना था वो पूछ देगा, कई बार नाम पूछ देगा। तो आप बहुत क्लियरिटी से इसको दिमाग में रखिएगा। बहुत अच्छे तरह से मैं इसको चार्ट में बना दिया हूँ आपके सुविधा के लिए। जनसंख्या के आधार पर सीटों का भी विभाजन किया गया है। देखे होंगे अभी भी यही चलता है कि 10 लाख अगर जनसंख्या है तो 1 सीटें दी जाएगी, ठीक है। अब देखिए प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत में से कितने सदस्य आए थे चुनकर, 292, 292 सदस्य चुनकर आए थे। और देशी रियासतों से कितने आए थे, 93 सदस्य। अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो पता चलेगा 385 सदस्य बन गए थे, ठीक है। उसके बाद सीटों को 3 प्रमुख समुदाय में विभाजित किया गया था, एक मुस्लिम समुदाय, दूसरा सिख समुदाय और तीसरा सामान्य समुदाय, ठीक। आगे देखेंगे तो 14 अगस्त 1947 को वो काली रात याद आएगा जब भारत का विभाजन हो रहा था। 16 अगस्त को ही देखेंगे क्या क्या था, 14 अगस्त को भारत का विभाजन हुआ। तो इसमें मैं बताता हूँ वो चीज़ जो बोलना चाह रहा था, बाद में बताऊंगा। भारत का विभाजन हुआ, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान बना। पाकिस्तान में भी 2, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट में। और बाद में वही ईस्ट वाला पार्ट क्या बन जाता है, बांग्लादेश बनता है 1971 में, तब की बात अलग है। अब समझिए 8 समितियाँ भी बनाई गई थी इसी संविधान सभा में। 8 समिति कौन कौन है भाई बताऊंगा थोड़ा डिटेल से, अभी उसका टाइम नहीं आया। दूसरी बात देखेंगे, संविधान सभा की सदस्यों की संख्या बदल गई। कब बदल गई, जब भारत का विभाजन हो गया। अब ये सी बात है, कुछ सदस्य किधर को चले जाएंगे, पाकिस्तान की तरफ चले जाएंगे। तो अब कितना बचा, 299 सदस्य। लेकिन जब संविधान सभा फाइनली बन चुकी थी उस दिन कितने लोग साइन किए, 284। मेरे दोस्त ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कितने सदस्य साइन किए, पाकिस्तान विभाजन या भारत विभाजन के बाद कितने सदस्य बचे थे। साथ साथ ये भारत का संविधान कब बन गया था, तो 26 नवंबर 1949। इसी को कई बार बोलेगा कब अंगीकृत हुआ था, अंगीकृत हुआ था। नेक्स्ट, 26 सदस्य अनुसूचित जाति SC उपस्थित थे, कितने में से, 299 में से। अब देखिए कुछ प्रस्तावना या उद्देशिका या इसको प्रियम्बल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो कौन लाए थे, जवाहरलाल नेहरू। संविधान के उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं कि इसमें क्या संविधान के उद्देश्य है। आगे देखिएगा इसमें एक ही बार संविधान संशोधन किया गया है, बहुत इसमें विवाद था, तो आप पढ़े होंगे केशवानंद भारतीवाद वगैरह, और वो भी नहीं बताऊंगा जब उसका समय आएगा। 42वीं संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। बहुत बार पूछा गया, किसके सरकार, तो आपको याद होगा 1975-76 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ अगर मैं आपको ले चलूं तो देखिएगा संविधान की संस्थागत व्यवस्था में सरकार कैसा रहे, हमेशा लोकतांत्रिक बना रहे। क्योंकि जब भारत की संविधान बना तो उसमें नींव थी कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र होगा, अर्थात जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन किया जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें अगर सारी चीजों में देखोगे तो जनता के हाथ में शक्तियां है, किंतु भारतीय जनता इस बात को समझ नहीं पाती, इस बात का मुझे दुख है।
कल्याण हेतु कार्यरत रहे। कल्याण हेतु कार्यरत रहे इसका क्या मतलब है? जन कल्याण हेतु, मतलब जनता के कल्याण हेतु, क्योंकि लोकतंत्र है ही जनता के लिए, समझ रहे हैं? तो वोट देने से पहले थोड़ा अपने आप को टटोलें कि किसको देने जा रहे हो, क्यों देने जा रहे हो, जरूरी है ये सवाल। सरकार के 3 अंग होते हैं। क्या क्या अंग होते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन देखिएगा आजकल चौथा पार्ट बोला जाता है किसको? मीडिया को। और लिटरली मीडिया बहुत अहम भूमिका निभाती है किसी भी देश या मुल्क के निर्माण में। तो मीडिया को बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सोच समझ के उनको बयान देना चाहिए। अब देखिए इन तीनों में अगर संतुलन रहेगा, विधायिका कार्यपालिका में, न्यायपालिका और कार्यपालिका में, और विधायिका और न्यायपालिका में अगर तीनों में संतुलन है एक दूसरे में, तो क्या होगा? ये गुड गवर्नेंस मतलब सुशासन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान, क्या क्या संविधान कहाँ से क्या उठाया गया, देखिए एक एक करके आप समझिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर बनाए चैप्टर पढ़ने के बाद, आपको अच्छा लगेगा। देखिए ब्रिटेन से क्या लिया गया? कानून निर्माण की विधि को लिया गया। साथ साथ संसदीय शासन प्रणाली, जिसमें एक संसद होता है, आपके पास भी एक संसद है, अभी बता रहा था संसद का 3 अंग है, खैर वो आएगा डिटेल से, फिर मैं वहां पे बात करूंगा। तीसरी बात है सर्वाधिक मत के आधार पर विजेता, FPTP, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम देखने को आपको मिला होगा, और ये भारत में अभी भी चलता है। ठीक है, कि जिसको ज्यादा वोट मिल गया, इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूं अगर कुल वोट 100 था, एक बंदे को 10 मिला, दूसरे को 11 मिला, तीसरे को 12 मिला, चौथे को हो सकता है 8 मिला, तो इनमें बहुत कम का अंतर है, तो 12 वाले को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ खास नहीं है, मतलब आप समझ रहे हैं। अगर इस 12 को देखोगे तो लगभग 88 लोग इसे इग्नोर किए, लेकिन इसका परवाह नहीं किया जाता है, बल्कि इसको विजेता घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस से क्या लिया गया? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। कनाडा से क्या लिया गया? इसमें कुछ समझना नहीं है, आपको याद रखना होगा। कनाडा से लिया गया अवशिष्ट शक्तियां, साथ साथ संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब भारत राज्यों का एक संघ है, बिल्कुल आप देखेंगे आपको आर्टिकल नंबर 1 में मिलेगा। अवशिष्ट शक्तियां, देखिए जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में शामिल नहीं है वो अवशिष्ट शक्तियां हैं, और ये कहां से हम लिए? कनाडा से लिए। जब मैं संवर्ती सूची वगैरह बताऊंगा फिर मैं इस पे एक बार बात आपसे जरूर करूंगा उस समय। अब देखिए अमेरिका से क्या क्या चीजें लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, न्यायिक पुनरावलोकन, उसके बाद देखेंगे ये आर्टिकल नंबर 137 में आपको मिलेगा। न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 में मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल ये सब। लास्ट बचता है आयरलैंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यहाँ से उठाया गया है। ठीक है, आप इसको DPSP भी कई बार बोलते हो। ठीक है, याद रखना, दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका से क्या उठाया गया है या क्या लिया गया है? संविधान संशोधन, ये होता है आर्टिकल नंबर 368। ठीक, आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया से केंद्र और राज्य का संबंध लिया गया है। संवर्ती सूची का भी सब्जेक्ट वहीं से लिया गया। साथ साथ प्रस्तावना की भाषा, जो भी आपको बता रहा था प्रेमबल, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, उसकी भाषा को भी हमने ऑप्ट किया यहाँ से। अब देखिए रसिया, रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य। ठीक है, मूल कर्तव्य जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी कहलाएगा। आगे जर्मनी से लिया गया आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी में आप जो कुछ उपबंध लगाते हो वो लिया गया जर्मनी से। साथ साथ 1935 के अधिनियम से अभी बता रहा था न्यायपालिका की शक्ति ली गई है। साथ साथ UPSC जो अभी एग्जाम दे रहे हो आप लोग, उसकी पूरी गठन की प्रक्रिया, उसकी शासन व्यवस्था, उसकी एग्जाम लेने की प्रक्रिया, सारी चीज़ें हमने ऑप्ट किया वहाँ से, संघ लोक सेवा आयोग जो कहलाता है आज के टाइम में। ठीक है, तो पार्ट मतलब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट सेकंड चैप्टर आपको कल मिलेगा। धन्यवाद।